हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 8 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ना। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के जो इंग्लिश का मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आने वाला है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिसकी वजह से आप हाई स्कोर कर सकते हो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में। तो अब हम शुरू करते हैं ना। ये जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप चाहो आप इनको पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको। स्टार्टिंग विद सेक्शन है रीडिंग, यानी कि पैसेज टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है रीड द पैसेज गिवन बिलो। सो ये पैसेज किस चीज़ का है, ये है पीकॉक के बारे में। जो पीकॉक है वो एक बर्ड है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। सो ये पैसेज जो है वो हम अभी पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपका समय नहीं वेस्ट करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। आप रिवाइंड करके कंफर्म कर सकते हो, बाकी सब ये सारे आंसर्स करेक्ट होइए। ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ना मैंने आपको भी बताया था नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इट इज़ द पीकॉक। ठीक है, जो पीकॉक है वो नेशनल बर्ड है इंडिया का, पीकॉक यानी कि मोर, इसलिए ऑप्शन है करेक्ट होएगा। फिर 2 वाई डज द पीकॉक स्प्रेड इट्स फेदर्स। जो पीकॉक है वो अपने वेदर्स को स्प्रेड या एक्सपैंड बड़ा क्यों करता है, इट स्प्रेड्स इट्स फेदर्स टू द पीहन। जो पीहन है इट इज़ द फीमेल। ठीक है, पीकॉक का जो फीमेल होता है उसको हम बोलते हैं पीहन। तो पीहन को अट्रैक्ट करने के लिए द पीकॉक स्प्रेड्स इट्स फेदर्स। ठीक है। फिर थर्ड व्हाट डज द पीकॉक मेनली ईट। जो पीकॉक की डाइट है वो क्या है, वो क्या खाता है। द पीकॉक मेनली ईट्स ग्रेन्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स। हमें इसका आंसर यहाँ से मिलता है जो यहाँ पर लिख रखा है, दे यूजुअली फीड ऑन इंसेक्ट, ग्रेन, सीड्स एंड स्मॉल क्रीचर्स लाइक स्नेक्स। ठीक है। सो पीकॉक ग्रेन्स जो है इंसेक्ट्स है, ग्रेन्स यानी कि दाल वाल हो गया, ग्रेन्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, चाहे दाल नहीं, ग्रेन्स का मतलब है जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब कुछ ग्रेन्स होता है। जो दाल है वो पल्सेस होती है। ठीक है, तो ये ग्रेन्स खाते हैं जैसे कि वीट और राइस, इंसेक्ट्स और स्नेक्स, ये सब कुछ खाते हैं पीकॉक। ठीक है। फिर 4 व्हाट डज द वर्ड मजेस्टिक इन द पैसेज मीन। जो मजेस्टिक है जो इस पैसेज में यूज़ किया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। तो मजेस्टिक का मतलब होता है ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव। ठीक है, द मीनिंग ऑफ मजेस्टिक इज़ ग्रैंड और इम्प्रेसिव। फिर बाद में 5th स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। एक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। द पीकॉक्स डांस इज़ यूजुअली सीन इन समर सीजन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जो पीकॉक है इट्स डांस इज़ यूजुअली सीन इन द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन होता है, बरसात का सीज़न, तब इसको डांस को दिखा जाता है। अदरवाइज समर सीजन में इसका डांस नहीं दिखता। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आप फॉल्स लिखोगे यहाँ पे। फिर बाद में 6th क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है, बाकी सारे 1 मार्क के थे। हाउ इज़ द पीकॉक्स डांस डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज। जो ये पैसेज है उसमें पीकॉक डांस नहीं, उसका पीकॉक को डिस्क्राइब कैसे रखा है। सो द पीकॉक इज डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल बर्ड दैट इज़ फेमस फॉर इट्स कलरफुल feathers. The peacock is the national bird of India and symbolizes beauty, grace and pride. It is found in forests near villages and in open fields and is famous for its dance. ठीक है, आप ये सब कुछ लिखोगे इस वाले क्वेश्चन में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको बस 3 लाइन लिखने की ज़रूरत है। तो एक ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल बर्ड है जो फेमस है अपने कलरफुल फेदर्स के लिए, और ये नेशनल बर्ड भी इंडिया की, और सिंबलाइज करती है ब्यूटी, ग्रेस और प्राइड को। और उसको फॉरेस्ट, विलेजेस के पास और ओपन फील्ड में पाया जाता है, और अपने डांस के लिए भी फेमस है। और ऐसे ही ये पूरा पैसेज ख़त्म हो जाता है। अब हम जाते हैं पैसेज 2 में, जो सेकंड पैसेज है, क्वेश्चन 2 ना। ये वाला पैसेज है रेड फोर्ट के बारे में। ठीक है, रेड फोर्ट। सो अब वापस से अगर आप चाहते हो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ सकते हो, लेकिन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दूसरा है। अब हमें
अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट इसका, इन विच ईयर वॉज द रेड फोर्ट डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन से साल में यूनेस्को ने डिक्लेयर करा था एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट को? इन 2007। इसका आंसर हमें मिलता है यहाँ से, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007। फिर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इनसाइड द रेड फोर्ट। नाउ रेड फोर्ट में दीवान ई आम मीनिंग दी हॉल ऑफ द पब्लिक, दीवान ई खास मीनिंग दी हॉल फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स या स्पेशल गेस्ट्स, और रंग महल मीनिंग कलर्स, ये तीनों पाए जाते हैं। लेकिन कौन सा नहीं पाया जाता वो है ताजमहल। जो ताजमहल है वो एक डिफरेंट मॉन्यूमेंट है, वो अनरिलेटेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है। सो ताजमहल नहीं पाया जाता इनसाइड द रेड फोर्ट। फिर 3, हु बिल्ड द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट किसने बनाया था? इट वॉज शाहजहां। इसका भी आंसर हमें यहाँ से मिलता है, इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ प्राउड एज यूज्ड इन द सेंटेंस। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। तो प्राउड का ऑपोजिट क्या है इस वाले सेंटेंस में? अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ प्राउड पास्ट। इसका आएगा हम्बल, बी हम्बल। हम्बल क्यों होगा? कि हम्बल का मतलब होता है कि आप अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा प्राउड नहीं हो, आप उनको ज़्यादा दिखाते नहीं हो, ठीक है। आप अपने अचीवमेंट्स को अपने पास रखते हो, ज़्यादा कुछ शोबाजी नहीं करते, ऐसे से ये समझ लो, ठीक है। तो हम्बल का मतलब जनरली ये होता है, अशेम नहीं हो सकता, ये अगर होता तो ये शेमफुल होता है, लेकिन यहाँ पे अशेम लिख रखा है, इसलिए अशेम नहीं हो सकता, हम्बल हो सकता है, ठीक है। फिर 6, द रेड फोर्ट गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ दी, ना जो ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, तो रेड फोर्ट को अपना नाम कैसे मिला? इट गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ दी रेड सैंडस्टोन यूज इन इट्स कंस्ट्रक्शन। जो रेड फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में रेड सैंडस्टोन को यूज़ किया गया था, उसकी वजह से इसको रेड फोर्ट वाला नाम मिला, ठीक है। फिर में 6 है, ये भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रेड फोर्ट इन अबाउट 80 वर्ड्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज। Red Fort is one of the most famous historical monuments in India and is located in Delhi, with it being constructed by Shah Jahan in 17th century. It got its name from the red sandstone used in its construction and served as the primary residence of Mughal emperors for more than 200 years. It is the site where the flag of the nation is hoisted by the Prime Minister every 15th August, and it was declared a World Heritage Site by UNESCO in 2007. It is a marvel of Indian architecture and symbolizes India's proud past and freedom. ठीक है, आपको संख्या पे 80 वर्ड में पूछा गया था, तो आप इतना लिख देना। अगर आप चाहो आप 1-2 लाइन से हटा भी सकते हो, ठीक है, 1 लाइन हटा देना चाहे, लेकिन ये आप डिस्क्राइब करोगे रेड फोर्ट को इन अबाउट 80 वर्ड्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज, ठीक है। नाउ ऐसे ही हमारे सारा का सारा सेक्शन ए ख़त्म हो जाता है पैसेज वाला। नाउ हम सेक्शन बी राइटिंग को थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम करते हैं डायरेक्टली सेक्शन सी, ठीक है। जैसे कि ये सब कुछ आता है, जो ये सारे स्टोरी राइटिंग है, ये डायरी एंट्री है, ये जो है लेटर्स, या ये जो इवेंट को डिस्क्राइब करना है, ये सब कुछ हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम कर रहे हैं सेक्शन सी ग्रामर, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे NE4 कंप्लीट करना है, लेकिन हम आपके लिए सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो NE4 है, लेकिन हम 5 के 5 करेंगे क्वेश्चंस। सो यू आर डायरेक्टेड टू मीट मी डैश 12 PM। ना यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम, और जब भी टाइम दिया होता है तो हम क्या लिखते हैं? जब टाइम दिया होता है तो हम लिखते हैं एट, ठीक है। रिक्वेस्टेड टू मीट, यू आर डायरेक्टेड टू मीट मी एट 12 PM। अगर यहाँ पे डेट दी जाती, बोल रहे थे डेट होती 26 सितंबर, अगर ये दी जाती डेट 26 सितंबर, तब होता ऑन, यू आर डायरेक्टेड टू मीट मी ऑन 26 सितंबर। लेकिन यहाँ पे एक टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसलिए हम ऐड लिखेंगे, यू आर डायरेक्टेड टू मीट मी एट 12 PM, ठीक है। जब डेट दी जाती है, डेट, तब आप लिखते हो ऑन, अदरवाइज अगर टाइम दिया जाता है तब आप लिखते हैं एट, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज लेटेस्ट डैश 12 अगस्त 2026। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बाय,
आप 12 अगस्त 2026 तक दे सकते हो। तो अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब होएगा बाय द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज लेटेस्ट बाय 12 अगस्त 2026। अब आएगा बाय द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज लेटेस्ट बाय 12 अगस्त 2026। आप 12 अगस्त 2026 तक सबमिट कर सकते हो, तो ये बाय हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 आई लाइक टी कॉफ़ी डैश नॉट फ्रूट जूस। नाउ यहाँ पे नॉट लिख रखा है, मतलब मेरे को टी और कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरे को फ्रूट जूस पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा बट। ठीक है। अगर यहाँ पे इसको फ्रूट जूस की पसंद होता है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं लिखा होता आई लाइक टी कॉफ़ी डैश फ्रूट जूस, तब आप एंड डालते हैं आई लाइक टी कॉफ़ी एंड फ्रूट जूस। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट करी थी उसका उल्टा हो गया एक तरह से। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि इसको फ्रूट जूस पसंद होएगा, लेकिन वो नहीं था, ही डज़ नॉट लाइक फ्रूट जूस। इसलिए जब ऐसा केस होता है तब हम लिखते हैं बट आई लाइक टी कॉफ़ी बट नॉट फ्रूट जूस। मेरे को टी और कॉफ़ी पसंद है लेकिन फ्रूट जूस पसंद नहीं है। बोल देते उल्टा होता है, यहाँ पर लिखा था आई डू नॉट लाइक टी एंड कॉफ़ी डैश लाइक फ्रूट जूस। अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो आप लिखते फिर आई डू नॉट लाइक टी और टी कॉफ़ी बट आई लाइक फ्रूट जूस। ठीक है। अगर उल्टा भी होता ना उस चीज़ का तब भी आप बट डालते, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक तरह से डिफरेंट हो गई, इसलिए बट आएगा यहाँ पे, ना कि एंड। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा बट। फिर फॉर द टीचर सेट स्टडी हार्ड डैश यू विल बी स्कॉल्डेड। टीचर ने बोला कि आप हार्ड स्टडी करो, अच्छी तरह से स्टडी करो, अदरवाइज़ आपको डांट मिलेगी। ठीक है, डांटा जाएगा आपको। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे का और, क्योंकि आपको चॉइस रहेगी, या तो आप हार्डली स्टडी या तो आप अच्छी तरह से स्टडी कर लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, नहीं तो आपको स्कॉल्ड किया जाएगा। ठीक है, आपको चॉइस रहेगी, या तो स्टडी हार्ड करो या स्कॉल्ड हो जाओ, इसलिए और आएगा द टीचर सेड स्टडी हार्ड और यू विल बी स्कॉल्डेड। ठीक है। फिर 5 अब्दुल लव्स ईटिंग चॉकलेट्स डैश टॉफ़ीज़। ना यहाँ पे ऐसा उसने लिख रहा है नॉट अब्दुल लव्स ईटिंग चॉकलेट्स बट नॉट टॉफ़ीज़। अगर यहाँ पे नॉट लिखा था नॉट टॉफ़ीज़ तब बट डालता है, लेकिन यहाँ पे एंड लिख रखा है, एंड यहाँ पे टॉफ़ीज़ लिख रखा है, यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो डिफरेंट नहीं हुई, इसलिए एंड होएगा अब्दुल लव्स ईटिंग चॉकलेट्स एंड टॉफ़ीज़। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंड आएगा। क्वेश्चन 6 है डू एज डायरेक्टेड एनी 4। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, हम यहाँ पे 5 के 5 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट है शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, हमें इसको रिपोर्ट स्पीच बदलना है। सो यहाँ पे आएगा शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये होएगा शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। ये क्यों होएगा, सबसे पहले जब आप कॉमा और जो वो कोटेशन मार्क्स उनको हटाओगे तो उनकी प्लेस पर डैट लगेगा, इसलिए शी सेड डैट आएगा। फिर में आई को आप शी से रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि अगर ये आई लिखा होगा यहाँ पे तो सेंस नहीं बनाएगा, इसलिए ये आई लिख रखा है यहाँ पे, तो हम इसमें इसके बेसिस में चेंज करेंगे शी के बेसिस पे, इसलिए शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। अगर यहाँ पे ही लिखा होता है तब हम लिखते हैं ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। और बाद में जो एम है ये पास्ट टेंस में मिल जाता है, जो एम है ना वो प्रेजेंट टेंस में, तो अगर हम इसको पास्ट टेंस में लेंगे तो ये वज हो जाएगा शी सेड दैट शी वज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में ये पूरा सेंटेंस, और जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तब ये पास्ट टेंस में हो जाता है, इसलिए वज आ जाएगा शी सेड दैट शी वज गोइंग टू द मार्केट, और ऐसे हम सेंटेंस को बदल देंगे। फिर 2 ही आस्क्ड कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। ना हम इसको भी रिपोर्टेड स्पीच में लेंगे तो क्या होएगा, अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में लेंगे तो क्या निकलेगा आंसर, इसमें आंसर होएगा ही आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हिम विद दैट प्रोजेक्ट, ये आएगा ही आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हिम विद दैट प्रोजेक्ट। इफ़ क्यों आएगा आस्क्ड के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए हम इफ़ डालेंगे। ठीक है। फिर में ये एड्रेस किसके लिए कर रखा है, ये लिख रखा है यू के लिए, यू, तो इसमें हम अज्यूम करेंगे कि हमें बोल रखा है, इसलिए आई हो जाएगा, यू को बदल देगा आई से, और हम आई और कैन का प्लेस, यू और कैन का प्लेस बदल देंगे, इसलिए आई पहले आएगा। सो ही आस्क्ड इफ़ आई कुड, ना कुड क्यों आएगा, क्योंकि जो कैन है वो प्रेजेंट टेंस में, और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तब हम पास्ट टेंस में डाल देते हैं, इसलिए कैन का पास्ट टेंस होएगा कुड। सो ही आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हिम विद दैट प्रोजेक्ट, और हम दिस की जगह में दैट क्यों लिखेंगे,
क्योंकि जब भी पास्ट टेंस होता है, जब भी हमें रिपोर्ट में मिलता है, तब हम दिस को हमेशा दैट में बदल देते हैं। इसलिए ऐसे ही इन सबको कर करके ये जो सेंटेंस है, ही आस्क्ड कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, ये बन जाएगा ही आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हिम विद दैट प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर थर्ड, आई एम वॉचिंग अ मूवी, हमें इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है। आई एम वॉचिंग अ मूवी को हम बदल देंगे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। जो एम है वो प्रेजेंट टेंस में, तो हम पास्ट टेंस में बदल देंगे तो हो जाएगा वॉज, और हम बाकी सब कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, ये प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा ऐसे। फिर 4, शी विल कंप्लीट हर होमवर्क टुमारो, हमें इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो इसको अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो क्या होएगा? शी विल बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क टुमारो। जो ये सेंटेंस है ओरिजिनली फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल टेंस में, अगर हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे तो विल के सामने आ जाएगा बी और कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटिंग, इंग आ जाएगी उसमें। सो शी विल बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क टुमारो, ये हम बदलेंगे इसको ऐसे। ठीक है। फिर 5, आई लव डांसिंग ऑन न्यू सॉन्ग्स, इसको हमें बदलना है सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या होएगा फिर? तो अगर इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे तो ये होएगा आई लव टू डांस ऑन न्यू सॉन्ग्स। ठीक है ना, ये आई लव टू डांस होगा सबसे पहले, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी। तो अगर हम डांसिंग में आई एन जी को हटाएंगे तो ये होगा डांस, और फिर आज में हमें अगर उसको पास्ट टेंस में बदलना है तो हमें इसमें ई डालना होगा, लव्ड। सो आई लव्ड, और हमें तक ये सेंटेंस बनाए हमें यहाँ पे टू डालना होगा बीच में, अगर ये सेंटेंस सेंस ही नहीं बनाएगा आई लव टू डांस और न्यू सॉन्ग। ठीक है। इसलिए हमें टू डालना है बीच में, लव्ड और डांस के बीच में, इसलिए ये सेंटेंस बन जाएगा आई लव टू डांस ऑन न्यू सॉन्ग्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, एनी 3 करना है हमें। यहाँ पे हम चारों के चारों करेंगे। सो यहाँ पे ब्लैंक्स होएंगे, जैसे कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन सेंटेंस में जो आई और हिम है इनके बीच में ब्लैंक है। सो आई डैश हिम सिंस चाइल्डहुड, ये क्या होएगा? आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, तो आई और हिम के बीच में क्या आएगा? नो। आई और हिम के बीच में आएगा नो, इसलिए ये करेक्ट होएगा, नॉन इनकरेक्ट है। ठीक है। फिर 2, शी यूजली अप एट 6 AM, यहाँ पर डैश क्या है? डैश है एट और अप के बीच में, शी यूजली अप एट 6 AM, तो हमें इनके बीच में लिखना है। सो क्या आएगा? शी यूजली गेट्स अप एट 6 AM। गेट्स क्यों होएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और एक हैबिट को दिखाता है। हमें कैसे होता है कि ये प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि ये एक हैबिट को दिखा रहा है। हैबिट, एक चीज़ जो बंदा, कोई इंसान कॉन्स्टेंटली करता है। ठीक है। कॉन्स्टेंटली, बार बार, रेगुलर बेसिस में, सेमी रेगुलर बेसिस में। और हमें यह कैसे पता है कि एक हैबिट है? कि यहाँ पे यूजुअली रखा है। यूजुअली मतलब जनरली, बहुत सारे केसेस में। सो शी यूजुअली अप डैश एट 6 AM। सो ये सी यूजुअली, और यहाँ पे डैश यहाँ पे है, शी यूजुअली डैश है यूजुअली और अप के बीच में। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया था अप और एट के बीच में, लेकिन यहाँ पे डैश है यूजुअली और अप के बीच में। सो शी यूजुअली गेट्स अप एट 6 AM, यहाँ पे गेट्स आएगा क्योंकि ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर थर्ड, दिस बैग इज़ दैन माई बैग, यहाँ पे डैश किधर है? यहाँ पे इज़ और दैन के बीच में। ठीक है, इज़ और दैन के बीच में डैश है, हमारा ब्लैंक है। सो दिस बैग इज़ डैश देन माई बैग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हम लिखेंगे बिगर। दिस बैग इज़ बिगर देन माई बैग, बिगेस्ट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में तब हम बिगर लिखते हैं, या ना कि बिगेस्ट। इसलिए दिस बैग इज़ बिगर देन माई बैग, ये करेक्ट होएगा। फिर फोर्थ वाला और आखिरी वाला, दी बॉय इज़ दी इन क्लास, इन दी क्लास, यहाँ पे ब्लैंक किधर है? यहाँ पे ब्लैंक है द और इनके बीच में। ठीक है, द और इनके बीच में ब्लैंक है। सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा टॉलेस्ट। दी बॉय इज़ दी टॉलेस्ट इन दी क्लास। टॉलेस्ट क्यों होगा? क्योंकि ये एक तरह से हर एक के पूरे ग्रुप में कंपैरिजन कर रहा है। तो अगर पूरे ग्रुप में कंपैरिजन करेगी तो टॉलेस्ट आएगा। अमंग दी, ठीक है, इन दी लिख रखा है, इन दी क्लास, इसलिए टॉलेस्ट होएगा। ठीक है,
और ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 को करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। यहाँ पे हमें करेक्ट मॉडल वर्ब को यूज़ करना है इस टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमें ND3 करना है, लेकिन हम इसमें 4 के 4 है, ए से लेके डी इन सारे पार्ट्स को करेंगे। सो ए पार्ट है यू डैश ब्रश योर टीथ एवरी डे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मस्ट, आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। यू मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसलिए मस्ट आएगा। यू मस्ट ब्रश योर टीथ एवरी डे। सो ये फर्स्ट वाले का है मस्ट। सर में सेकंड वाले का बी, ही डैश डांस व्हेन ही वाज यंग। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे व्हेन ही वाज यंग है, ही वाज यंग, तो ये पास्ट टेंस में। और जब पास्ट टेंस में ये एक एबिलिटी दिखा रहा है कि जब बच्चा था ये, तब ये डांस कर सकता था, तो एक पास्ट एबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे मॉडल वर्ब करेक्ट क्या होएगा, कुड। तो यहाँ पे कुड होएगा करेक्ट मॉडल वर्ब, इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे ही कुड डांस व्हेन ही वाज यंग। ही कुड डांस व्हेन ही वाज यंग, बी, ठीक है, कुड लगेगा यहाँ पे। फिर हमें सी, दे डैश गो फॉर अ बर्थडे पार्टी टुमारो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होएगा विल, यहाँ पे हम डालेंगे विल। जो विल है ये करेक्ट होएगा, क्योंकि एक तरह से कंफर्म्ड चीज़ है, ये होना ही होना है फ्यूचर में। सबसे पहले फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस का। सो यहाँ पे टुमारो की वजह से पता चलता है कि ये फ्यूचर में, यहाँ पे वुड आएगा या विल आएगा। और विल इसलिए आएगा क्योंकि एक तरह से ये चीज़ पता है, दे विल गो फॉर अ बर्थडे पार्टी टुमारो, एक तरह से कन्फर्म्ड है, इसलिए हम यहाँ पे विल डालेंगे। दे विल गो फॉर अ बर्थडे पार्टी टुमारो। फिर बाद में डी है डैश यू ईट दिस विद मी। यहाँ पे आएगा वुड, चाहिए, यहाँ पे वुड आएगा चौथा। क्योंकि एक तरह से रिक्वेस्ट है, और अगर रिक्वेस्ट में या तो हम कुड डालते हैं वुड डालते हैं। हम यहाँ पे कुड इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये वाला सेंटेंस जो है बी, ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। जो बी सेंटेंस है वो ख़राब हो जाता है अगर हम यहाँ पे वो डालते हैं वुड। लेकिन हम जो डी वाले सेंटेंस है उसमें हम वुड डाल सकते हैं। सो यहाँ पे होगा वुड यू ईट दिस विद मी, चलेगा वुड, ठीक है। तो ऐसे हमारा डी भी हो गया, इसके चारों पार्ट्स हो गए। और ऐसे ही हमारा पूरा सेक्शन सी ग्रामर भी कंप्लीट हो गया ना। अब बचा हुआ क्या है, हम सेक्शन डी बचा हुआ हमारा, जिसमें हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है। और साथ में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है। और साथ में हमारा सेक्शन बी भी हो चुका है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो हम इन दोनों सेक्शंस को करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। सो मैं आपको कहता हूँ बाय बाय।